पाकिस्तान की जो बेसबॉल टीम है उसने फर्स्ट एवर बेसबॉल अरब क्लासिक टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है। स्नूकर में पाकिस्तान के जो मोहम्मद आसिफ हैं उन्होंने तीसरी दफ़ा IBSF जो स्नूकर चैम्पियनशिप है वो जीत ली है। तो पाकिस्तान की जूनियर टीम है हॉकी की, उसके साथ भी ये मसला चल रहा है कि जो पिछले 3 टूर्नामेंट्स हैं उनके जो उनको ड्यूज़ हैं वो अभी तक नहीं मिले। PCB ने ICC से भी और BCCI से भी कहा है कि हमें राइटिंग में आप लिख के दें। ऑस्ट्रेलिया भी आई है, न्यूजीलैंड भी आई है, साउथ अफ्रीका, ऑल टीम्स हैव कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो यूथ स्क्रैबल टीम थी उसने एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया में पार्टिसिपेट करना था, बट उसके लिए भी जो पाकिस्तान की जो यूथ टीम है उसके वीज़ाज रिफ्यूज़ हो गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपे के नए एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं उसामा अहमद। आज के एपिसोड शुरू करते हैं पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज़ विन के साथ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में किसी भी फॉर्मेट में सीरीज़ जीता है। बहुत बहुत इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है सारे खिलाड़ी और सारे फैंस जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हर उतार चढ़ाव में सपोर्ट करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद आप लोगों के लिए ही है। और इसमें अगर हम सीरीज़ की कारकर्दगी देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे जो कि अभी पिछले कुछ अरसे में क्रिटिसिज्म के शिकार थे कि वो पहले जैसी जो उनसे तवक्कुआत एक हिस्टोरिकली रहती है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे। चाहे वो ODI वर्ल्ड कप पिछले साल का हो या इस साल का T20 वर्ल्ड कप हो या और भी इंस्टेंसेस हों। अभी टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा, उनमें भी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 800 रन कंसीड कर दिए। तो उसके बाद एक था कि शायद पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। बट वंस अगेन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने तीनों वनडे में बहुत अच्छी बॉलिंग की, दिखाया कि वो अच्छे बॉलर्स हैं और ये भी दिखाया कि अगर ज़रा से कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल हों तो उनको खेलना बहुत मुश्किल है। और इसमें अगर हम बात करें हारिस रऊफ़ जो कि मैन ऑफ द सीरीज़ थे, मैन ऑफ द मैच भी थे, दूसरे वनडे में भी तीसरे वनडे में भी उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की। और हारिस रऊफ़ के तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया अगर हम कहें उनका दूसरा होम ग्राउंड है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब वो लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स के बाद सिलेक्ट हुए थे लाहौर कलंदर्स के ट्रायल में, तो फिर उनको लाहौर कलंदर्स ने बिकॉज उनकी सिडनी थंडर के साथ पार्टनरशिप थी तो उनको भेज दिया था ऑस्ट्रेलिया में। और उन्होंने जो अपनी इनिशियल क्रिकेट है जो कि ट्रांजिशन उन्होंने की थी फ्रॉम टेप बॉल क्रिकेट टू वाइट बॉल या रेड बॉल क्रिकेट या टू हार्ड बॉल क्रिकेट, वो ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी कि वहाँ पे उन्होंने 1-2 साल क्लब क्रिकेट खेली और फिर उनका मेलबर्न स्टार्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसी के साथ फिर उसी ड्यूरेशन में उन्होंने पाकिस्तान टीम में भी अपना डेब्यू किया था। तो इन टर्म्स ऑफ दैट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जिसके साथ हारिस बहुत फेमिलियर हैं। वहाँ पे उनको बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस भी है और वहाँ पे वो बॉलिंग करना एंजॉय भी करते हैं। और वो हमें नज़र आया इस तरह कि MCG वाले वनडे में भी, जहाँ पे एक टाइम पे लग रहा था कि बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा मैच, वहाँ पे हारिस ने अपने स्पेल में लगातार 3 आउट किए पैदल पे और पाकिस्तान को मैच में वापस लेके आया। इसी तरह एडिलेड में बहुत बेहतरीन शानदार स्पेल था नई बॉल के साथ, उसमें भी यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को अच्छा स्टार्ट मिल गया था, बट हारिस ने आके एक बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की और बिल्कुल चांस नहीं दिया ऑस्ट्रेली बैटर्स को कि वो किसी तरह से भी ज़्यादा रन्स बना सकें या कोई ऐसी लूज बॉलिंग की हो कि जिसको वो एक्सप्लॉइट करके बड़ा टोटल स्कोर कर सकें। इसी तरह अगर हम बाकी फास्ट बॉलर्स की भी बात करें, चाहे नसीम शाह हो या शाहीन आफरीदी हो या मोहम्मद हसनैन हो, शाहीन का भी पिछले काफ़ी अरसे से ये एक था कि वो अपनी पेस लूज़ कर चुके हैं, साथ फिर वो स्विंग भी नहीं कर पा रहे। तो एटलीस्ट इस सीरीज़ में नज़र आया कि वो स्विंग अपनी जो है थोड़ी बहुत उन्होंने रीगेन की है। तीनों वनडेज़ में स्पेशली नई बॉल के साथ वो इन स्विंग भी कर रहे थे। एक और जो चीज़ नज़र आई कि शाहीन आउट स्विंग भी कर रहे थे इस सीरीज़ में, स्पेशली थर्ड ODI में काफ़ी मौक़ों पे नज़र आया कि वो बॉल को आउट स्विंग भी कर रहे थे। तो ये एक नई एडिशन है जो कि पहले शाहीन की आर्मरी में नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। और अब एक उनको लाइन और लेंथ उनकी मिल गई है, जब उनको लाइन और लेंथ वापस मिल जाएगी तो फिर उसके बाद इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जो अब उनकी पेस है पहले जितनी वो भी वापस आ जाए। और वो एक तो बिकॉज इंजरी के बाद भी
अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उनको इंजरी से वापस आए हुए, तो वो यही मसला था कि वो अपनी पेस भी लूज़ कर गए थे और स्विंग और सीम भी लूज़ कर गए थे। तो अब उनको स्विंग और सीम वापस मिल गया है, तो अब वो पेस भी अपनी रीगेन कर लेंगे बहुत जल्दी ही। इसी तरह नसीम की भी बात करें, नसीम भी इंजरी से वापस आए हैं। उनकी भी पहले 1-2 ओडीआईज़ में थोड़ा वो अनलकी भी रहे कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की अच्छी लेंथ्स पे, बट वो जो एजेस हैं वो नहीं ड्रॉ कर पाए। बट फाइनली थर्ड ओडीआई में भी उनको ज़्यादा रिवॉर्ड मिला। बट ओवरऑल नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की थ्रू आउट दिस सीरीज़। और हसनैन जो कि अपना एक्शन, उनका रीमॉडल्ड एक्शन था, उसके बाद वापस आए पाकिस्तान टीम में, और अभी उन्होंने चैंपियंस कप हुआ था उसके हाईएस्ट विकेट टेकर थे, तो उन्होंने उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया। और एक और जो चीज़ सबसे इंप्रेसिव थी हसनैन की बॉलिंग की, कि वो कंट्रोल जो हसनैन का था इस दफ़ा, क्योंकि पहले अक्सर हसनैन का ये होता था कि ही यूज्ड टू लुक थ्रेटनिंग विद द बॉल, बट कई दफ़ा ये होता था कि वो अपनी जो डायरेक्शन है, अपनी जो लाइन और लेंथ है, उसको लूज़ कर जाते थे, और उसकी वजह से वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते थे। बट अब हमें नज़र आया है कि इन दिस सीरीज़ उनका कंट्रोल जो है वो काफ़ी अच्छा था। और वो जो उनका एक अक्सर कंप्लेंट होती थी उनसे कैप्टन्स को या टीम्स को, वो ये थी कि वो ज़्यादा वेवर्ड हो जाते हैं, तो इस दफ़ा वो उनका कंट्रोल बहुत अच्छा था, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे कि एक ही जो चैनल है उसमें वो बॉलिंग कर रहे थे। तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के पाकिस्तान के जो चारों फ्रंट लाइन पेसर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लेंथ्स को हिट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी फॉर देम, बिकॉज हारिस रऊफ भी बहुत क्रिटिसिज्म के शिकार थे पिछले 1 साल से, कि वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे और रन नहीं दे रहे। इसी तरह शाहीन और नसीम पे भी अभी कि आपने 800 रन कंसीड कर दिए, आप अच्छे बॉलर्स नहीं हैं, उन पे भी क्रिटिसिज्म आ रहा था। हसनैन जब इतने अरसे बाद आप नेशनल टीम में कमबैक कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है, बट उस सब के बावजूद, और पहला वनडे भी पाकिस्तान हार गया था, बट उसके बावजूद पाकिस्तान ने बाकी अगले दोनों वनडेज़ में कमबैक किया, जीते दोनों मैचेस, और कॉम्प्रिहेंसिवली जीते, एक 9 विकेट से, एक 8 विकेट से। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की तरफ से, और दे वर द मेन स्टार्स जिन्होंने जीत की बुनियाद रखी। एंड ऑफ कोर्स उसको फिर आगे बैटर्स ने भी उस जो उन्होंने बेस सेट की थी उसके ऊपर एक अच्छी इमारत खड़ी की बाय सक्सेसफुली चेजिंग जो टारगेट्स मिले थे सेकंड और थर्ड ओडीआई में। हारिस रऊफ की जिस तरह बात की कि उन पर क्रिटिसिज्म था, तो उससे हम कैप्टनसी पे आ जाते कि मोहम्मद रिजवान की जो कैप्टनसी थी वो बहुत अच्छी थी थ्रू आउट दिस ओडीआई सीरीज़। और उसका सबसे बड़ी एग्जांपल यही थी कि हारिस रऊफ को उन्होंने एक भी दफ़ा जो है पावर प्ले में बॉलिंग नहीं दी, और ये पिछले अरसे से यही बात चल रही थी कि हारिस रऊफ की जो सबसे अच्छी जगह या सूटेबल जगह उनके लिए बॉलिंग की है वो आउटसाइड द पावर प्ले है। कि पावर प्ले के बाद अगर उनको लाया जाए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि फील्ड बाहर होती है। ऑफ कोर्स बिकॉज जब आप इतनी ज़्यादा पेस के साथ बॉलिंग करते हैं तो इट्स नेचुरल कि आपको उसमें रन्स भी पड़ेंगे, आपको 5.5 एन ओवर या 6 रन्स पर ओवर के इकॉनमी से आपको रन्स पड़ेंगे, बिकॉज जब आप इतनी पेस के साथ बॉलिंग करा रहे होते हैं तो समटाइम्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी लाइन और लेंथ को कंटिन्यूसली कंट्रोल रखना। तो उसमें उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि उनको पावर प्ले के बाहर बॉलिंग करवाई जाए ताकि फील्ड थोड़ी स्प्रेड आउट हो, ताकि अगर उनको से थोड़ी वेवर्ड बॉलिंग भी हो तो उनको प्रोटेक्शन हासिल हो, और वो अगर बाउंड्री बॉल्स करवाएं भी तो फील्ड इस तरह की हो कि उनको वो बाउंड्रीज ना जाएं बल्कि सीधी फील्डर्स के पास जाएं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट ये नज़र आया कि रिजवान जो है उन्होंने हारिस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी की। इसके साथ अगर बाकी देखें तो पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ जो है वो तीनों वनडेज़ में गया था, तो उसमें यह था रिजवान ने किसी भी वनडे में ये नहीं सोचा कि मैं पहले स्पिनर से बॉलिंग करवा लूँ या पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवा लूँ। उन्होंने यही कोशिश की कि मैं विकेट्स लूँ, यही मेरे 4 बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, और उनसे मैं 40 ओवरों में यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 40 ओवरों में उनको 10 विकेट्स आउट कर देंगे, और उसके बाद फिर वो ये नहीं सोच रहे थे कि जो 5th बॉलर है उसके ओवर कैसे पूरे करेंगे। वो उन्होंने यही सोचा हुआ था कि अगर जब वो सिचुएशन आएगी तो फिर ही विल सी कि हाउ ही हैज़ टू डील विद इट, और उसका नज़र आया कि तीनों वनडेज़ में जो है फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। दोनों जो सेकंड और थर्ड ओडीआई था उसमें तो 40th ओवर तक बात ही नहीं गई, ऑस्ट्रेलिया उससे पहले ही ऑल आउट हो गया। और जो पहला वनडे था उसमें भी यही था कि पाकिस्तान ने जब इतना लो टोटल स्कोर किया था तो इट वाज ओनली नेचुरल के
40 ओवर तक तो मैच वैसे ही ख़त्म हो जाना था, तो उसमें कोई सेंस ही नहीं बनती थी कि पाकिस्तान किसी स्पिनर या पार्ट टाइम बॉलर के साथ बॉलिंग कराए। तो इन टर्म्स ऑफ दैट भी हाँ, रिजवान की जो कैप्टनसी थी वो बहुत अच्छी थी कि उन्होंने अपने जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उनको यूटिलाइज किया विदाउट थिंकिंग टू मच के मैच के एंड पे क्या होगा, बिकॉज वो ये सोच ही नहीं रहे थे कि मैच 50 ओवर्स तक जाएगा। वो यही सोच रहे थे कि मैंने इन 40 ओवर्स में ही मैच को जीतना है या विकेट्स लेनी है, ताकि उसके बाद मुझे अपने जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनको यूटिलाइज ना करना पड़े। तो ये भी बहुत अच्छी कैप्टनसी थी रिजवान की। इसी तरह अगर हम और बात करें तो जो फील्ड प्लेसिंग थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, प्रोएक्टिव थी। नज़र आ रहा था कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कोई एक सेट फार्मूला नहीं है। जो बैटर्स की वीकनेसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली वो फील्ड प्लेसिंग कर रहे थे, और जो बॉलिंग चेंजेस थी वो भी स्पॉट ऑन थी, इन द सेंस के किसी भी बॉलर को ये नहीं कर रहे थे कि कंटिन्यूस लंबा स्पेल करवा देंगे जी 6 ओवर का या 7 ओवर का, और उसके बाद फिर वो दोबारा ना आ सकें, लाइक 3-4 ओवर के अच्छे स्पेल्स। तो इस वजह से उनकी जो मैनेजिंग ऑफ द बॉलर्स थी वो भी बहुत अच्छी थी, और फील्ड प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी थी। इस तरह थर्ड ओडीआई में एक पॉइंट पे 4 स्लिप्स भी थे, बिकॉज पर्थ की विकेट में एक्स्ट्रा बाउंस होता है, तो वो समटाइम जब आप वो ड्राइव करते हैं या कट करते हैं तो वो यूजुअली स्लिप में जाते हैं, और जो बाउंड्रीज हैं, जो स्ट्रेट बाउंड्रीज हैं पर्थ में, जो ये ऑप्टस स्टेडियम की, वो काफ़ी छोटी हैं, तो इसलिए इतना डिस्टेंस नहीं है कि अगर आप एज करते हैं तो यूजुअली वो स्लिप को अगर बीट कर जाए या स्लिप के ऊपर चली जाए तो वो यूजुअली चौका या छक्का होता है। तो उसमें ज़्यादा चांस ये होता है कि अगर आपके पास स्लिप्स हैं तो वहाँ पे आउट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो आपने देखा कि रिजवान ने 4 स्लिप्स भी डिप्लॉय की हुई थी, किसी सिचुएशन पे 3 स्लिप्स और 1 गली थी। तो उस लिहाज से जो कैप्टनसी थी वो काफ़ी प्रोएक्टिव थी, एंड इट्स अ गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड। स्पेशली जो बाबर का कुछ टेन्योर था उसमें कई दफ़ा लगता था कि बिल्कुल बाबर जो है वो वन डायमेंशनल हो जाता था। तो इट्स फाइनली गुड टू सी कि जो बेसिक ऑफ द कैप्टनसीज हैं वो हमारे जो कैप्टन है वो उनको एम्प्लॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आउट ऑफ द बॉक्स जाने की ज़रूरत नहीं। जो सिर्फ बेसिक्स हैं अगर उन्हीं को आप ठीक कर लें तो उसके आपका रिजल्ट हमारे सामने हैं कि कैसे वो सक्सेसफुल हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ जीत गया है। अनदर शाइनिंग लाइट फॉर पाकिस्तान वाज जो पाकिस्तान के ओपनर्स हैं, उन्होंने जिस तरह सेकंड और थर्ड ओडीआई में बैटिंग की। सेकंड ओडीआई में 100 रन का स्टैंड दिया, थर्ड ओडीआई में भी जो है 50+ रन का स्टैंड था। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। स्पेशली साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आर रिलेटिवली न्यू। स्पेशली जो साइम अयूब हैं वो तो अभी अपने ओडीआई डेब्यू उन्होंने किया है, तीसरा ओडीआई खेल रहे थे, और अब्दुल्ला ने भी बहुत ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली। तो और बिल्कुल नया ओपनिंग पेयर है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट वाज गुड टू सी के ऑस्ट्रेलिया जैसे कंडीशन जहाँ पे टेस्टिंग कंडीशन थे, स्पेशली सेकंड ओडीआई में कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड जो हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट डिस्पाइट दैट, और थर्ड ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर शुरू में थोड़ा चैलेंज कर रहे थे उनकी आउटसाइड एजेस को, बट डिस्पाइट दैट उन्होंने उस प्रेशर को और उस सिचुएशन में बॉब डाउन नहीं हुए, और जब उनको चांस मिला तो उन्होंने स्कोर किया। स्पेशली जो साइम की सेकंड ओडीआई में इनिंग्स थी, दैट वाज वेरी स्पेशल टू वॉच। किसी भी पाकिस्तानी बैटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट करो तो बहुत अच्छा लगता है, बट जिस तरह साइम ने डोमिनेट किया, 6 छक्के मारे अपने इनिंग्स में, तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल इनिंग्स टू वॉच। 82 रन्स उन्होंने बनाए थे, और वो बहुत यानी क्लासिकल इनिंग्स थी। कोई उसमें ये नहीं वो लग रहा था कि वो कोई बॉलर्स को खेल रहे हैं। समटाइम्स होता है कि आपके सामने अच्छे बॉलर्स हों तो आप ज़रा थोड़ा दब जाते हैं, या आप फील करते हैं कि जी ये शायद मैं इनको नहीं खेल पाऊंगा। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट वाज एक्सीलेंट बैटिंग फ्रॉम साइम, एंड ग्रेट साइन फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के साइम और अब्दुल्ला जो है अच्छा कर रहे हैं। और साइम तो भी हैज़ अ लॉट ऑफ इज़ वेरी यंग एंड हैज़ टाइम ऑन हिज साइड, तो वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एंड ओवरऑल जो सीरीज़ विन है, अभी पाकिस्तान इंग्लैंड से भी टेस्ट सीरीज़ जीता, फिर अब ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ जीता है, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे साइंस हैं फॉर द कमिंग T20 सीरीज़। फिर आगे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे के साथ भी खेलना है, फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो उन सब के लिए अच्छे साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एंड वी होप कि पाकिस्तान ये जो अच्छा मोमेंटम है, ये जो अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, इसको कंटिन्यू करेगा, T20 सीरीज़ भी जीतेगा और आगे भी अच्छी परफॉर्मेंसेज देता रहेगा। इससे हम चलते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरफ। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से रिलेटेड जो ख़बर है, जो आप सब ने भी देखी होगी, और विच इज़ टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ, इज़ के इंडिया ने
आईसीसी को कन्वे किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने, और उन्होंने जो कन्वे किया आईसीसी को कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त नहीं दी। अब जो रिपोर्ट हो रहा है, क्रिकइन्फो, ईएसपीएन क्रिकइन्फो ने जो रिपोर्ट किया है वो ये रिपोर्ट किया है कि जो बीसीसीआई है उसने आईसीसी को वर्बली अभी इन्फॉर्म किया इस बारे में, और आईसीसी ने फिर जो पिछले हफ्ते के फ्राइडे को पीसीबी को ये बात इन्फॉर्म की कि इंडिया ने हमें कहा है कि वो पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे चैम्पियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने। अब जो पीसीबी का नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि पीसीबी ने आईसीसी से भी और बीसीसीआई से भी कहा है कि हमें राइटिंग में आप लिख के दें कि आप एक तो नहीं आ रहे, और दूसरा उसकी रीज़न बताएं कि आप किस वजह से पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाह रहे, क्या कोई उसकी सिक्योरिटी रीजंस हैं या उसके कोई पॉलिटिकल रीजंस हैं। जो भी है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। तो आई डोंट थिंक सो एनी सिक्योरिटी इश्यूज। अभी इंग्लैंड आई है, सारी टॉप रैंक टीम्स पाकिस्तान ट्रेवल कर चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आई है, न्यूजीलैंड भी आई है, साउथ अफ्रीका, ऑल टीम्स हैव कम टू पाकिस्तान। तो आई डोंट थिंक सो कि सिक्योरिटी का तो किसी लिहाज से कोई इशू है। अगर कोई पॉलिटिकल इशू है तो इन टर्म्स ऑफ दैट आई थिंक कि पीसीबी ने राइट स्टेप लिया कि एटलीस्ट उनसे कहा है कि हमें राइटिंग में दें कि आप किस रीज़न की वजह से नहीं आ रहे। जब एक दफ़ा रीज़न क्लियर होगी तो फिर पाकिस्तान कैन हैव अ बेटर स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ के वो कैसे इस सिचुएशन के साथ डील करेगा। अभी तक जो पीसीबी से सुनने में आ रहा है कि पीसीबी कैसे डील करेगा, तो पीसीबी का तो यही सुनने में आ रहा है कि वो अपनी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनसे कंसल्ट करेगा, और जो रूमर्स हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान ये कहेगा कि या तो चैम्पियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो, या फिर पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट ही नहीं करेगा। और अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चैम्पियंस ट्रॉफी के ले लिए जाते हैं तो फिर अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो पाकिस्तान वो जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है उसको पाकिस्तान बायकॉट करेगा। बेशक इंडिया को वॉक ओवर मिल जाए या इंडिया को पॉइंट्स मिल जाए, बट पाकिस्तान उस मैच का बायकॉट करेगा। अभी तक यही सुनने में आ रहा है, इट्स नॉट ऑफिशियल। तो जैसे भी ऑफिशियल डिटेल्स इन द कमिंग वीक अब डेवलप होंगी तो फिर वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें एक और जो बात है कि पीसीबी ने इस मंडे को, यानी कल का जो दिन है, उसमें एक लॉन्च इवेंट रखा हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने, बिकॉज मंडे को ही 100 डेज रह जाने थे चैम्पियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने में, तो उसमें पाकिस्तान ने जो है एक लॉन्च इवेंट करना था जिसमें पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अनाउंस करता, उसकी टिकटिंग और उस सब का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना था। बट बिकॉज ऑफ बीसीसीआई के रिफ्यूज़ल की वजह से वो जो इवेंट है वो भी पोस्टपोन हो गया है। तो अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। एक और भी जो चीज़ सुनने में आ रही है वो यही है कि इन केस पाकिस्तान जो है इंडिया रिफ्यूज़ कर देता है और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं एग्री करता कि इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेले, तो फिर ये भी है कि पाकिस्तान से जो होस्टिंग राइट्स हैं वो ले लिए जाएंगे, और साउथ अफ्रीका जो है सुनने में आ रहा है कि विल बी वन ऑफ द पर्सपेक्टिव वेन्यूज़ जहाँ पे पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी होल्ड होगी। तो लेट्स सी हाउ ऑल ऑफ दिस सिचुएशन अनफोल्ड्स, बट इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि इंडिया कंटिन्यूज टू मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स। हमारे ख्याल में यही है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, और स्पोर्ट्स जो है वो होनी चाहिए डिस्पाइट जितनी मर्जी पॉलिटिकल टेंशन हो बिटवीन द टू कंट्रीज। और इसी के साथ अब आपको लिंक करते हैं कि एक और इंस्टेंस है कि इंडिया स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ लिंक कर रहा है। वो ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ स्क्रैबल टीम थी उसने एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया में पार्टिसिपेट करना था, बट उसके लिए भी जो पाकिस्तान की जो यूथ टीम है उसके वीज़ाज रिफ्यूज़ हो गए हैं। जिन लोगों के वीज़ाज आए भी हैं वो उसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्होंने पूरे तरह से उनको नहीं दिए, और जिनको मिल भी गए हैं वो बहुत क्लोज टू द डेट्स हैं कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो अब उस चैम्पियनशिप में जो है यूथ स्क्रैबल, एशियन यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है। वी होप के जो पाकिस्तान की यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप टीम है उसको वीज़ाज मिल सके और वो उस कंपटीशन में इंडिया जाके पार्टिसिपेट कर सके, बिकॉज ये जो पाकिस्तान की यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप टीम है ये इस वक्त एशियन चैम्पियंस भी हैं और वर्ल्ड चैम्पियंस भी हैं। तो अगर एशियन चैम्पियंस और वर्ल्ड चैम्पियंस नहीं पार्टिसिपेट करेंगे दैट विल बी रियली अनफॉर्चुनेट फॉर द टूर्नामेंट एंड फॉर पाकिस्तान के जो यंग स्क्रैबल के प्लेयर्स हैं उनके लिए। खैर, मूविंग ऑन फ्रॉम
इंडिया पाकिस्तान एंड क्रिकेट। अब हम चलते हैं और अच्छी खबरों की तरफ। वो खबर है बेसबॉल से। बेसबॉल में पाकिस्तान की जो बेसबॉल टीम है उसने फर्स्ट एवर बेसबॉल अरब क्लासिक टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है। उसमें पाकिस्तान ने अपने पांचों मैचेस जीते, जिसमें पाकिस्तान ने यूएई, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और फिर फाइनल में यूएई को हराया और पाकिस्तान अनबीटन रहा इस टूर्नामेंट में। तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की बेसबॉल टीम को शानदार कारकर्दगी पे। उन्होंने फाइनल में जो है 12-1 के मार्जिन से जो है वो यूएई को हराया है। सो इट्स ग्रेट फॉर पाकिस्तान बेसबॉल। और इस टूर्नामेंट में और भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी, जो कि नेपाल है, सऊदी अरेबिया है, पैलेस्टाइन है, यूएई है, इंडिया है। सो ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इसमें एशिया और मिडल ईस्ट की टीम्स पार्टिसिपेट करी थी। तो इट्स अ मैसिव अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान बेसबॉल टीम। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान बेसबॉल टीम को। एंड वी होप के आने वाले दिनों में पाकिस्तान बेसबॉल टीम इस तरह की बेहतर कारकर्दगी जो है वो दिखाती रहेगी। इसी के साथ एक और बहुत अच्छी खबर है, वो स्नूकर से है। स्नूकर में पाकिस्तान के जो मोहम्मद आसिफ हैं उन्होंने तीसरी दफ़ा IBSF जो स्नूकर चैम्पियनशिप है वो जीत ली है। और ये तीसरी दफ़ा है कि उन्होंने ये जो इंडिविजुअल टाइटल है वो जीता है। इसके साथ साथ वो 2 दफ़ा जो टीम चैम्पियनशिप्स हैं वो भी जीत चुके हैं। तो बहुत मुबारक हो मोहम्मद आसिफ को। ऑल्दो वो जब पाकिस्तान वापस आए हैं तो उनको एज सच कोई ज़्यादा रिसेप्शन नहीं मिली, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं। बट वी होप के जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है और उसके जो करता धरता है वो मोहम्मद आसिफ को भी रिकग्नाइज़ करेंगे और उनके लिए जो भी उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको करेंगे और जो उनका राइटफुल रिवॉर्ड बनता है वो भी उनको मिलेगा। और इसी तरह बेसबॉल टीम जो उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी रही है उस पर उनकी भी अप्रिसिएशन होगी और उनको भी रिवॉर्ड किया जाएगा जिस तरह बाकी टीम्स को किया जाता है। इसके बाद हम अब चलते हैं पाकिस्तान हॉकी की तरफ। तो हॉकी से जो न्यूज़ है, जो जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने 2 मंथ्स पहले एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया था चाइना में। बट अब 2 महीने हो गए हैं उनको पार्टिसिपेट किए हुए, बट उनको अभी तक जो उनके डेली अलाउंसेस है वो नहीं मिले। तो इट इज़ रियली बैड फ्रॉम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो जो खिलाड़ी हैं उनके डेली अनाउंसेस उनको अभी तक नहीं दे रहे। तो वी होप कि उनको जो है वो डेली अनाउंसेस जल्द से जल्द मिलेंगे। एक और जो गलत बात है वो ये है कि जो नेशनल हॉकी टीम है उसके जो डेली अनाउंसेस पहले 35,000 होते थे उनको 35,000 से कम करके 25,000 कर दिया गया है। ये भी एक नहायत ही गलत स्टेप है, क्योंकि इन्फ्लेशन देखें और सब चीज़ें देखें तो उस पर कोई रीज़न नहीं है कि खिलाड़ियों की जो डेली अलाउंसेस हैं उनको कम कर दिया जाए। यही होना चाहिए कि उनके जो डेली अलाउंसेस हैं उनको बल्कि बढ़ाया जाए। इसमें मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा जो तारिक बुगटी हैं, जो PHF के सरबराह हैं इस वक्त, कि वो अपनी जो ट्रैवल है और अपने जो TADAs हैं वो तो कमाते रहते हैं और वो तो उसमें तो कोई देर नहीं करते लेने में। बट जो जो खिलाड़ी हैं जो कि सुपरस्टार्स हैं जिनकी वजह से हॉकी टीम है, उनके लिए जो पेमेंट है वो कोई टाइम पे नहीं होती, और अगर अनाउंस होती भी है तो उनको 2-2 3-3 महीने तक वेट करना पड़ता है। तो दैट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। और अब हम उम्मीद करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो है ये उनको पेमेंट्स जो उनकी ड्यूज़ हैं वो मिलेंगे। इसी तरह जो पाकिस्तान की जूनियर टीम है हॉकी की, उसके साथ भी ये मसला चल रहा है कि जो पिछले 3 टूर्नामेंट्स हैं उनके जो उनको ड्यूज़ हैं वो अभी तक नहीं मिले। तो हम होप करते हैं कि जो पाकिस्तान की जूनियर टीम है उनको भी जो उनके पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द मिलेंगे। और क्योंकि अभी पिछले कुछ अरसे में हॉकी अजलान शाह टूर्नामेंट के बाद गवर्नमेंट ने ग्रांट अनाउंस की थी कि जी हम इतने बिलियन दे रहे हैं और हम इतने पैसे हॉकी फेडरेशन को देंगे। तो आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड टू नो कि अगर कोई PHF का नुमाइंदा बताना चाहे हमें, या हमें बता सके कि वो ग्रांट कहाँ गई। अगर वो खिलाड़ियों के पैसे देने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही तो वो क्या PHF के ऑफिशियल्स अपने जो लल्ले तलल्ले हैं उन पर उड़ाने के लिए कर रहे हैं, या वो प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए क्यों वो फंड्स को नहीं यूटिलाइज करे। तो आई वुड रियली बी इंटरेस्टेड टू नो दैट। बट आई होप कि जल्दी से जल्दी जो मेन टीम है और जूनियर टीम है उनके जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएं।
इसी के साथ पाकिस्तान फुटबॉल की भी बात है कि सऊदी अरेबिया की जो फुटबॉल फेडरेशन है उन्होंने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को फ्रेंडली मैच के लिए जो दिसंबर की फीफा विंडो है उसके लिए इनवाइट किया है, जो कि 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के दरमियान है। तो इट्स वेरी गुड कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम विल गेट टू प्ले अगेंस्ट सऊदी अरेबिया नेशनल टीम, वुमेन्स नेशनल टीम। स्पेशली जो पाकिस्तान के भी सैफ चैम्पियनशिप में परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, और इट विल बी अ गुड एक्सपोजर फॉर वुमेन्स टीम। आई रियली होप कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो अक्सर जो एनओसी के मसले खड़े कर देता है कि आपने हमें इतना पहले नहीं बताया, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ुटबॉल में स्पेशली लास्ट मिनट तक जो है आपके फिक्सचर जो हैं वो डिसाइड हो रहे होते हैं। तो इसलिए उनको एग्जेम्प्ट करना चाहिए फ़ुटबॉल फेडरेशन को, और अपनी ये जो ब्यूरोक्रेटिक उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि जी हमें आप 8 हफ़्ते पहले बताएं या 10 हफ़्ते पहले बताएं, उसको कम करेंगे, और जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो वो इसको अप्रूव करेंगे ताकि पाकिस्तानी वुमेन टीम जो है वो सऊदी अरेबिया जा सके और उनके साथ जो फ्रेंडली मैच है वो खेल सके। तो ये थी आज की टेपे की एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको एपिसोड और हमारा शो कैसा लगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।